का स्वागत है आपका एक बार फिर तैयारी में तरमीम में। आज क्लास 12 का जो हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12 में हमने लास्ट में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के कुछ अनुप्रयोग थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग था वैद्युत द्विध्रुव द्वारा अच्छी स्थिति में और अनिश्चित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। उसी में हम कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के दृष्टिकोण से। गॉस की प्रमेय, लेकिन गॉस की प्रमेय समझने से पहले कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में गॉस की प्रमेय में जो पद आएंगे उन पदों को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम गॉस के प्रमेय में जो भी पद आते हैं उनमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है जो हमें इसमें समझना है वो आपका है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश कोई भी समतल पृष्ठ होता है, जैसे मान लीजिए ये समतल पृष्ठ है, ठीक है, जिसकी आकृति आपकी सर्किलनुमा है। ये जो पृष्ठ है इसका कोई कोई क्षेत्रफल होगा। इस क्षेत्रफल को अगर हम सदिश के रूप में व्यक्त करें तो इस क्षेत्रफल द्वारा इसका जो सदिश होगा वो इसके लंबवत होगा। मान लीजिए ये एक हमारी जो हथेली है ये एक क्षेत्रफल है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस प्रकार से होगा, इस हथेली के लंबवत। तो अगर ये क्षेत्रफल को हम dA मानते हैं, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है इसको अगर हम dA मानते हैं तो ये जो क्षेत्रफल सदिश होगा ये dA वेक्टर होगा, dA सदिश होगा। ये सदिश राशि को प्रदर्शित करने का तरीका है, आपको ज्ञात होगा, पढ़ा होगा 11th में। तो अगर ये कोई क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल के लंबवत अगर प्रदर्शित किया जाए तो उसको हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो सबसे पहला पद जो आपको जानकारी होनी चाहिए वो क्षेत्रफल सदिश की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पद है वो आपका है घनकोण। कोई भी गोला है, ये सर्किल नहीं है, मतलब वृत्त नहीं है, ये एक गोला है। इसका कोई छोटा सा अगर हम क्षेत्रफल ले लें, जैसे ये क्षेत्रफल था वैसे ही क्षेत्रफल को ले लें। ये क्षेत्रफल अगर dA है तो ये जो dA क्षेत्रफल है इस गोले के केंद्र पर, इस गोले के केंद्र पर कोण बनाएगा। ये कोण गोलाकार आकृति में होगा। इस कोण को हम घन कोण कहते हैं। किसी भी गोलाकार आकृति का या किसी भी गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो क्षेत्रफल केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है, केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उस कोण को हम घन कोण कहते हैं। और घन कोण जो होता है इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है। आपने मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशियों के बारे में पढ़ा होगा। तो जो कोण और घन कोण होता है ये पूरक राशि होती है। कोण और घन कोण जो होता है ये पूरक राशि होती है और घन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। कोई भी गोला है, उस गोले का कोई भी क्षेत्रफल है, वह क्षेत्रफल केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगा वो कोण आपका घन कोण होगा। और घन कोण का जो मान होता है गोले के लिए वो 4 पाई होता है। 4 पाई कैसे होता है? ये जो कोण होता है, कोण बराबर पढ़ा है हमने चाप बटे त्रिज्या। अब यहाँ पे चाप तो नहीं है लेकिन पूरा क्षेत्रफल है, क्योंकि क्षेत्रफल द्वारा ये कोण अंतरित होता है। तो चाप की जगह आ जाएगा आपका क्षेत्रफल और बटे त्रिज्या की जगह त्रिज्या ही रहेगा। त्रिज्या की जगह त्रिज्या रहेगा। परंतु यहाँ पर चूंकि ये क्षेत्रफल लिया जाता है तो यहाँ पर त्रिज्या का स्क्वायर लिया जाता है। तो घनकोण बराबर होता है dA बटे r स्क्वायर, dA बटे r स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इस पूरे गोले का निकालते हैं, अब चूंकि ये छोटे से क्षेत्रफल द्वारा निकाला गया घनकोण था, पूरे गोले द्वारा अगर निकाला जाएगा उसको हम ओमेगा कहेंगे। तो ये क्षेत्रफल पूरे गोले का हो जाएगा बटे r स्क्वायर।
ये एक छोटे क्षेत्रफल द्वारा अंतरित कोण है केंद्र पर, जिसको हम घनकोण कहते हैं। ये कुल क्षेत्रफल द्वारा अंतरित कोण है, यानी पूरे गोले द्वारा इतना घनकोण होगा। अब आपको पता है कि जो गोला होता है, गोले की जो आपका क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, सॉरी ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई। तो कोई भी गोला होता है, उस गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित जो घनकोण होता है वो 4 पाई होता है। किसी भी गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित जो घनकोण होता है उसका मान 4 पाई होता है। तो पहला पद क्षेत्रफल सदिश समझ में आ गया होगा आपको, दूसरा है आपका घनकोण, और तीसरा जो पद है जो आपको समझना है वो है वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिलघु उत्तरीय में या लघु उत्तरीय में इसकी परिभाषा वो पूछी जाती है, वैद्युत फ्लक्स। तो लास्ट चैप्टर में जो इससे पीछे वाला चैप्टर था जिसमें आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, उसमें में एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, तो कोई भी आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है, किसी भी प्रकार की आकृति है, इससे कितनी वैद्युत बल रेखाओं को खींचा जा सकता है। दिशा मैंने बताई थी प्लस से माइनस की ओर होती है, क्यों होती है वो मैंने आपको पिछले वीडियो देखिएगा और में समझ में आ जाएगी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं हमने खींची है, यदि वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, मान लीजिए इस वैद्युत बल रेखाओं की संख्या 4 है, बनी तो ज्यादा है 5 बनी है, 5 मान लेते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या 5 है, तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इनकी संख्या 5 है, इन्हीं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी भी पृष्ठ से खींची गई काल्पनिक, मैंने बताया था ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं। किसी भी पृष्ठ से खींची गई काल्पनिक वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी पृष्ठ से खींची गई काल्पनिक वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, परंतु आगे आपको चुंबकीय फ्लक्स भी मिलेगा, उसको भी हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको उससे अलग करने के लिए फाई और सफिक्स में ई का प्रयोग करते हैं। इस ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और आगे है जब हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स तो उसमें फाई और सफिक्स में बी आएगा। इसीलिए इसको अलग करने के लिए हम फाई ई का प्रयोग हम करते हैं, फाई का प्रयोग हम करते हैं। और फाई ई जो होता है उसको होता है समाकलन ई बी ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ में कितना आपका विद्युत क्षेत्र है वो E है। इस विद्युत क्षेत्र की अगर हम क्षेत्रफल सदिश से स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्रकार की मल्टीप्लाई होती है सदिश राशियों में, स्केलर मल्टीप्लाई अर्थात अदिश गुणन और वेक्टर मल्टीप्लाई अर्थात सदिश गुणन होता है। तो यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है आपका अदिश गुणन। इन दोनों का अगर हम अदिश गुणन करते हैं, इस पृष्ठ से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है या कितना विद्युत क्षेत्र है, और आपका कितना इसका क्षेत्रफल है जिस पृष्ठ से ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। अगर ये गोला है तो गोले का क्षेत्रफल है, और गोला अगर नहीं है तो इसके अतिरिक्त कुछ भी होगा उसका क्षेत्रफल होगा। तो ये जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है फाई को बराबर होता है, लेकिन इसमें जो समाकलन होता है, ये जो पृष्ठ होना चाहिए, पृष्ठ खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ये पृष्ठ बंद होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं, ये बीच में गोला बना दिया जाता है समाकलन के बीच में। इस पद को समाकलन जो भी आपने गणित में पढ़ रखा होगा या नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे, ये समाकलन का एक विशेष रूप है, इसको हम बोलते हैं बंद पृष्ठ समाकलन। बंद पृष्ठ समाकलन अर्थात फाई वहीं पर होगा जहां पृष्ठ कैसा होगा, बंद होगा। ऐसी आकृति होगी जो चारों तरफ से बंद है।
अगर वो पृष्ठ ओपन है, खुला हुआ है, तो वहां पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो शून्य हो जाएगा। इसका अनुप्रयोग हम करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स शून्य कब होता है, इसका अनुप्रयोग करेंगे जब हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तब हम इसका अनुप्रयोग समझेंगे। तो गॉस की प्रमेय समझने से पहले कितनी चीजें आपको आनी चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा और समझते हैं कि ये जो आया है, ठीक है, इसका हम विस्तृत रूप किसी भी विधि से अगर हम निकालना चाहेंगे तो इसका जो विस्तृत रूप होता है वो क्या होगा, इसको हम समझेंगे। अब जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है, इस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, वो भी आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था, पूर्व वीडियो में भी बताया है कि इंटरमीडिएट में कोई भी परिभाषा तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक उसकी विमा और उसका मात्रक आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मात्रक समझेंगे। मात्रक समझने से पहले मैंने अभी आपको बताया है कि जो फाई ई होता है वो बराबर होता है बंध पृष्ठ समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब अगर बीच में डॉट आ रहा है, अर्थात बीच में अदिश गुणन हो रहा है, तो आपने पढ़ा होगा, अगर इसको हम ई डी ए कॉस थीटा लिखते हैं, इन दोनों के बीच अगर थीटा कोण बन रहा है, मान लीजिए ये इस प्रकार लगे हुए हैं, ये ई वेक्टर है और ये सदिश गुणन है डी ए वेक्टर है, इसके बीच में अगर थीटा है, तो इन दोनों की अगर हम स्केलर मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का आदेश गुणन करें, तो वो आएगा ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा आपका आएगा। अब इसमें जो चीज़ वेरी कर रही है या जो चीज़ परिवर्तित हो रही है वो तो आपके अंदर रहेगी। तो क्या परिवर्तित होगा इसमें, ये परिवर्तित होगा, क्योंकि यहाँ ये सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है। क्षेत्रफल यानी जो पृष्ठ है उसका आकार बदलेगा तो उसका क्षेत्रफल बदलेगा। तो विद्युत क्षेत्र बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, डी ए, ठीक है। डी ए का अर्थ है कुल क्षेत्रफल, किसका, उस पृष्ठ का जिस पृष्ठ से आपकी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, या उस पृष्ठ का जिस पृष्ठ का हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए उसका कुल क्षेत्रफल, ये समाकलन हो रहा है, इसका अर्थ है कुल क्षेत्रफल। अगर उसका कुल क्षेत्रफल, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है और उसका कुल क्षेत्रफल अगर ए है, तो ये आपका आ जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। इतना आपका होगा, इतना आपका होगा क्या, वैद्युत फ्लक्स। उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। थीटा क्या होगा, ई और ए के बीच में बनने वाला कोण, ठीक है। अब इसका अगर हम मात्रक निकालेंगे तो मात्रक में चूंकि ये एक निष्पत्ति है तो इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो मात्रक इस प्रकार से निकलेगा, ई का मात्रक, ई का मात्रक और गुणा में ए का मात्रक, ए का मात्रक। इसका मात्रक निकालने के लिए अब ई का मात्रक हमने पूर्व वीडियो में बताया है, पुनः एक बार बता रहे हैं। ई बराबर होता है एफ बटे क्यू या क्यू नॉट। एफ का अर्थ होता है न्यूटन, एफ का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, क्योंकि एफ है बल है, और क्यू का अर्थ होता है कूलाम, क्योंकि ये आवेश है। तो न्यूटन बटे कूलाम, ये किसका मात्रक हो जाएगा, ई का मात्रक, और गुणा में ए का मात्रक है। ए का अर्थ है यहाँ पर क्षेत्रफल से, तो ए का जो मात्रक आएगा वो आएगा मीटर घात 2। तो ये जो मात्रक आएगा वो आपका आएगा न्यूटन मीटर, क्योंकि ये गुणा में है, मीटर की घात 2, और ये बटे में है तो प्रति कूलाम। ये हो जाएगा इसका मात्रक, इसका मात्रक फाई ई का विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। इसके बाद इसकी विमा की बात करें, अगर हम विमा, इसी से हम इसकी विमा निकालेंगे। इसकी विमा आपको बस सीधे नहीं ज्ञात है, तो मैंने बताया था कि बल की विमा तो याद करनी ही करनी है, क्योंकि बल की विमा का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। तो इसकी विमा तो न्यूटन अर्थात बल की विमा होती है mn t की घात -2,
ml t की घात -2 और जो आवेश होता है उसकी विमा होती है AT, पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया है, और क्षेत्रफल की विमा होती है L की घात 2। तो ये हो जाएगा m L की घात 3, इसकी घात 1 है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, अब ज्ञात है, पता है। तो m L की घात 3 और इसके साथ आएगा ये t की घात 1, ऊपर जाएगी, -2 पहले से ही है, तो ये हो जाएगी -3, क्योंकि ऊपर जाके ये घात माइनस की हो जाएगी। और बाद में बचता है a, तो a ऊपर जाएगा, इसकी घात हो जाएगी 1 है, नीचे ऊपर जाएगा तो ये माइनस की हो जाएगी। तो ये विमा होती है, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो परिभाषाएं हैं गॉस के नियम में, इन सभी का हम अनुप्रयोग करेंगे, इन सभी का हम प्रयोग करेंगे, तो ये सारी परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होगी। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, और घनकोण क्या होता है। अब हम समझेंगे कि जो आपका गॉस का नियम होता है ये क्या होता है, ठीक है। जब ध्यान से समझिएगा, गॉस की जो प्रमेय होती है, गॉस का जो नियम होता है वो कहाँ पर अप्लाई होता है, और ये नियम क्या कहता है, या ये प्रमेय क्या कहता है। कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ का जो आकार है वो कोई भी हो सकता है। हम कोई अनियमित आकार का कोई पृष्ठ ले रहे हैं, बस शर्त ये है कि ये जो पृष्ठ होना चाहिए, ये पृष्ठ बंद होना चाहिए, अर्थात चारों तरफ से बंद होना चाहिए, ये पृष्ठ खुला हुआ नहीं होना चाहिए, और इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश की उपस्थिति होनी चाहिए। मान ले रहे हैं कि इस पृष्ठ पर जो आवेश है वो Q है, तो ये जो पृष्ठ है इससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तो विद्युत फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा इस पृष्ठ से, अगर इस पृष्ठ का आवेश Q है तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो इतना होगा। अब इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि गॉस की प्रमेय है वो ये कहती है कि कोई भी बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, या इस पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होगा। गुणा लगाइए हमने, इसका अर्थ है ये गुना होगा किसका, आवेश का। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध का मतलब होता है घिरा हुआ, बद्ध शब्द आए या परिबद्ध शब्द आए, इन दोनों शब्द का अर्थ होता है घिरा हुआ, सराउंडेड, घिरा हुआ, ठीक है। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है वो उससे बद्ध या परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये स्टेटमेंट है, कथन है किसका, गॉस की प्रमेय का। अब प्रमेय जो होती हैं वो आपने पढ़ा होगा कि प्रमेयों की क्या की जाती है, जितनी भी प्रमेय होती है, थ्योरम होती है, उनकी उपपत्ति की जाती है। उपपत्ति का मतलब होता है उनको डेरिवेटिव किया जाता है। तो ये जो आया है स्टेटमेंट, क्या ये ठीक है, और ये ठीक है तो किस प्रकार ठीक है, तो इसकी हम उपपत्ति के बारे में समझेंगे, ठीक है। अब वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत फ्लक्स आपका अभी मैंने बताया था कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो बराबर होता है बंद पृष्ठ समाकलन E डॉट dA वेक्टर। तो बंद पृष्ठ समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं Q/ε। गॉस की प्रमेय का एक रूप ये हो जाएगा, और गॉस की प्रमेय का एक रूप ये कथन के अनुसार रूप है, और ये हमने इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है उसके अनुसार, क्योंकि ये इतने के बराबर होता है तो ये जो है इतने के बराबर होगा। अब इसकी उपपत्ति कैसे होती है, अर्थात इस गॉस की प्रमेय को किस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, गॉस की प्रमेय को किस प्रकार हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, वो हमें समझना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो समझते हैं हम इसकी उपपत्ति किस प्रकार की जाएगी, इसको डेरिवेटिव किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें आप किसी भी आकृति का कोई भी पृष्ठ मान सकते हैं, वो आपका बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो पृष्ठ मान ले रहे हैं कोई गोला है। हम इसमें जो पृष्ठ मान रहे हैं वो कोई गोला है, इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का एक सदिश है। अगर इसका गोल छोटे से क्षेत्र, इसका छोटा जो भाग है इसका क्षेत्रफल dA है,
तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत होगा, बाहर की तरफ होगा, डीए वेक्टर होगा। अभी आपको समझाया कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। और इसका जो केंद्र है वो O है, मान लीजिए। इसको इस प्रकार से मिलाएंगे क्षेत्रफल को। इसकी जो त्रिज्या है वो R है, और यहाँ पर जो O है इस पर हमने एक आवेश रखा है, प्लस Q आवेश रखा है, ठीक है, या हमने Q आवेश रखा है, Q है तो प्लस Q होगा। और विद्युत क्षेत्र जो है वो विद्युत क्षेत्र जो है, अगर ये प्लस है तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो इस क्षेत्रफल द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है वो ये है E वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में थीटा कोण है, किसके बीच में, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में थीटा कोण बना हुआ है। इतना हम मान के चलते हैं। क्या माना है हमने एक बंद पृष्ठ माना है। वो बंद पृष्ठ क्या है, गोला है। इस गोले के केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने माना है dA। इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो लंबवत होगा, बाहर की तरफ होगा, डीए वेक्टर। अब इस प्लस Q के कारण जो E होगा वो बाहर की तरफ जाएगा, तो E की दिशा बाहर की तरफ होगी। और ये E और DA एक दूसरे के साथ थीटा कोण बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो समझिएगा जो विद्युत फ्लक्स होगा इसमें वो बराबर होगा, ये जो विद्युत फ्लक्स है केवल इतने से क्षेत्रफल के लिए अगर हम निकालें, छोटे से क्षेत्रफल के लिए, तो हम इसको d फाई ई मानकर चलेंगे। ये बराबर होगा आपका E वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, E वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ठीक है। हमने इसमें बंद पृष्ठ समाकलन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बंद पृष्ठ समाकलन लगा देंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल या पूरे का विद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा। हमें इस छोटे से भाग का निकालना है, तो इसको हमने d फाई ई माना है। और हमने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि कोई बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश प्लस Q है, इसके द्वारा अगर ये बिंदु P है, बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, अर्थात इस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो ये जो E होता है ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और साथ में आता है Q बटे R स्क्वायर। ये जो P है, P बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है E वेक्टर का मान, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है इसका डेरिवेशन मैंने आपको पूर्ववर्ती वीडियो में बताया है। तो ये E बराबर इतना होगा, E बराबर इतना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो E बराबर है वो आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। इसको हम एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, समीकरण 1 डाल सकते हैं, समीकरण 1 किसी भी विधि से डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो E वेक्टर है इसको हम चेंज करते हैं, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं E dA cos थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच बना हुआ कोण जो है, E dA के बीच में बना हुआ कोण है वो थीटा है, ठीक है। आगे समझिएगा, इस E की जगह ये जो समीकरण 1 है इसके ये मान हम रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। ये E की जगह हमने रिप्लेस किया है, E की जगह ये वैल्यू हमने रखी है। इसके साथ में आ जाएगा dA cos थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q इसके साथ लिख लीजिए। इस पद को हम एक साथ लिख रहे हैं, इसको dA cos थीटा और बटे R स्क्वायर। ये आपका है d। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस छोटे से क्षेत्रफल द्वारा जो विद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत फ्लक्स है वो d फाई ई है, d फाई ई बराबर E डॉट dA। बीच में स्केलर मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिख सकते हैं E dA cos थीटा। अब E का मान जो है वो यहाँ पर समीकरण 1 के द्वारा यहाँ पुट अप करेंगे, तो ये इतना पता है, ठीक है। अब हम मान के चलें कि जो आपका कुल वैद्युत फ्लक्स है पूरे क्षेत्रफल के द्वारा वो फाई ई है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ समाकलन d फाई ई। ये छोटा सा जो क्षेत्रफल है इसका अगर हम समाकलन कर देंगे तो इस पूरे गोले द्वारा कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो कुल वैद्युत फ्लक्स आपका आ जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो क्या करेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ पर K होगा
और इसके साथ आएगा DA cos थीटा बटे r स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा बंद पृष्ठ समाकलन। ठीक है, अब ये वाला मान तो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें सारे मान जो होंगे वो फिक्स होंगे। तो फाई ई बराबर आ जाएगा Q/4πε0 के बंद पृष्ठ समाकलन DA cos थीटा और बटे r स्क्वायर। अब ये जो DA cos थीटा बटे r स्क्वायर होता है, ये यहाँ पर बना घनकोण को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर जितना घनकोण बन रहा है उसको ये प्रदर्शित करेगा क्षेत्रफल बटे r स्क्वायर। मैंने बताया क्षेत्रफल बटे r स्क्वायर ये प्रदर्शित करेगा घनकोण। अब चूंकि समाकलन लगा है तो समाकलन का अर्थ है कि यहाँ पर कितना घनकोण बन रहा है, पूरा घनकोण आएगा। तो पूरे घनकोण का मान मैंने अभी आपको बताया है कि पूरे घनकोण का मान 4 पाई होता है। पूरे घनकोण का मान 4 पाई होता है। तो ये वाला पद कट जाएगा। अब ये वाला पद अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा शेष? तो शेष जो बचेगा वो आपका बचेगा फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 के। कितना पद बचेगा? अब आपको पता है कि निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए जो K का मान होता है वो 1 होता है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन 0। Q बटे एप्सिलॉन 0। ये वाला पद और ये वाला पद दोनों एक समान है। तो इस तरीके से हमारी जो गॉस की प्रमेय है उसको सिद्ध किया जाता है कि या उसकी उपपत्ति की जाती है, उसको प्रूफ किया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो हम वीडियो बना रहे हैं उससे कुछ समझ में आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है, हमें सुधार की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि हमें सुधार की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर अवगत कराइएगा कमेंट के माध्यम से कि हम इसमें और कौन सी चीज़ ऐड करके आपको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। हालांकि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से बेहतर से समझ में आ जाए। धन्यवाद।